तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर, यह कहना चाहिए उनका यूरोप टूर, जिसमें वो सबसे पहले जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी और भारत के रिश्ते किस तरह से मजबूत किए जाएं, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से जर्मन कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी, दोनों देशों के बीच कारोबार को नई ऊंचाई मिलेगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस भी जाएंगे, कारोबार के साथ साथ व्यापार पर भी जोर। और आपको याद होगा डिफेंस सेक्टर में भी भारत और फ्रांस के बीच बड़े लेवल पर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन चल रहा है इन दोनों देशों के अलावा। प्रधानमंत्री डेनमार्क में भी कारोबार समेत कई अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन भी शामिल है। और बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात, ये जो मीटिंग्स हैं प्रधानमंत्री की, ये जो यूरोप टूर है, ये काफी अहम है, ये देखते हुए कि रशिया यूक्रेन के बीच वॉर जारी है। भारत अभी तक तटस्थ रहा है ऐसे टाइम पर जब कई तटस्थ कंट्रीज, न्यूट्रल कंट्रीज ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया जर्मनी में, और बड़ी संख्या में जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी वहां पर पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन घमासान के बीच पीएम मोदी बोएंगे अमन के बीच। जर्मनी की जमीन पर पीएम मोदी की जय जयकार। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर दुनिया के धुरंधरों की नजर। भारत के आसमान से उड़ा पीएम मोदी का विशेष विमान जब जर्मनी की जमीन पर उतरा तो स्वागत के लिए भले ही जर्मनी की सेना, सैन्य अफसर से लेकर बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जमीन की तरफ बढ़ते इन कदमों पर उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों की भी नजर थी जिन्हें दुनिया चलाने का गुमान है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जब तक विदेश में रहेंगे, बर्लिन से लेकर ब्रिटेन और मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक की नजरें लगी रहेंगी। कूटनीति के लिहाज से पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें तो हैं ही। जंग में एक दूसरे पर मिसाइल और गोला बारूद से हमला करने वाले रूस और यूक्रेन की नजरें भी हैं। लेकिन इस दौरे का इंतजार जर्मनी में रहने वाले भारतवंशियों को भी था। जो खत्म हुआ तो जगह जगह अद्भुत तस्वीरें नजर आईं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री होटल एडलॉन कैंपस्की पहुंचे और जब अंदर दाखिल हुए तो पूरा होटल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। कमरे में वंदे मातरम के नारे लगे और जर्मनी की जमीन पर भारत साकार हो गया। जर्मनी में रहने वाले सैकड़ों भारतीयों का कारवां मोदी को सुनने और देखने पहुंचा था। कोई हाथ मिलाने के लिए बेचैन, कोई सेल्फी लेने के लिए, तो किसी को एक अदद ऑटोग्राफ की चाह। मोदी की एक झलक के लिए उमड़ी इस भीड़ में बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी थे। इसी भीड़ के पास से गुजर रहे पीएम मोदी की नजर जब एक बच्ची मान्या के हाथ की पेंटिंग पर पड़ी तो उनके कदम थम गए। मान्या के बनाए पेंटिंग को पीएम ने गौर से देखा, 2 मिनट रुककर बात की और अपने ऑटोग्राफ भी दिए। मान्या ने पीएम को बताया कि उसने ये तस्वीर क्यों बनाई। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्यों बनाया? पीएम मोदी जिनका जादू देश में बोलता है, विदेश में बोलता है, अपनों के बीच बोलता है, परायों के बीच बोलता है, न उम्र का बंधन, न सरहद की सीमा। और प्रधानमंत्री मोदी का भी निराला अंदाज, जिनके बीच जाते उन्हें अपने खास अंदाज में अपना बनाते, क्योंकि सख्त फैसले लेने वाले मोदी कोमल मन वाले प्रधानमंत्री जो ठहरे। सबका मेल ले लो। जिस नेता को अपने गुट में शामिल करने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों में होड़ मची हुई है, वो नेता अपने लोगों के बीच खड़ा था। लोगों से मिलने के बाद पीएम आगे होटल के अपने कमरे में चले गए। लेकिन 65 घंटे के इस दौरे पर विश्व के हर उस देश की नजर है जो युद्ध में या तो यूक्रेन की तरफ है या फिर रूस की तरफ। भारत इस युद्ध में अब तक न्यूट्रल है,
लेकिन भारत को अपने खेमे में शामिल करने की हर कोई कोशिश कर रहा है। बात मुलाकात का दौर चलेगा। बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बातचीत होगी। दोनों साथ साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और फिर पीएम मोदी डेनमार्क के सफर पर निकल जाएंगे, जहां दुनिया के कई और बड़े नेताओं से उनकी बात मुलाकात होगी। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव फ्रांस होगा, जहां भारत के साथ फ्रांस के कूटनीतिक रिश्ते के 75 साल पूरा होने की ऊर्जा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में होगी। एंथुसियास्टिक है डायस्पोरा प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेके, जर्मनी दौरे को लेके, और फोकस यही है कि कैसे एक तरफ से रिश्ते और अच्छे हो सके दोनों देशों के बीच इस दौरे की वजह से। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच भारत के रुख पर दुनिया की नजर पहले भी थी, अब भी है, क्योंकि आज का भारत दुनिया के लिए उम्मीदों का भारत है, जो हमेशा अमन का हिमायती था, अमन की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री के इस यूरोप टूर को और ज़्यादा डिटेल में सरल भाषा में आपके लिए एनालाइज करने के लिए हमारे साथ रविंद्र सचदेव हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार। हमारे साथ डॉक्टर श्रीराम छोलिया हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र सचदेव, पहला कमेंट मैं आपका चाहती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 2022 उनकी पहली इस तरह से फॉरेन विजिट, बहुत सारे बायलैटरल लेवल के टॉक्स, बट जो कई यूरोपियन कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है, और ये उस बैकग्राउंड में आ रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो बुरी तरीके से अफेक्टेड हैं। प्राइम मिनिस्टर के इस टूर का क्या मतलब है? सारे मतलब जो आप ऑलरेडी बता रही हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत अहम टूर है ये। आई थिंक इसमें एक चीज और है, देखिए भारत पे जो प्रश्न आ रहा है कि हमारी पॉलिसी रिगार्डिंग रशिया, बाकी जो भी है, हमें वेस्ट और यूएस को सद्बुद्धि टाइप कन्वे करना जो मोदी जी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कि रशिया से वॉर करके आपने गलती कर रहे हो, रियलिटी में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है अमेरिका और यूरोप। असली दुश्मन वहां चाइना है। जितनी ये वॉर बढ़ेगी उतना ज्यादा रूस चाइना की तरफ झुकेगा। इस वॉर को अभी रोका जाए जितनी जल्दी हो सके, और जितनी ये वॉर बढ़ेगी उतनी ज्यादा यूरोप की इकोनॉमीज वीकन हो रही हैं। ओके, और जो अमेरिका भी मदद कर रहा है, मिलिट्री जैवलिन्स और स्टिंगर्स बना रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे कर रहा है सरकारी टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन में मिसाइल्स देने को, वहां चाइना चुपचाप बैठ के R&D कर रहा है स्पेस वॉर्स को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। अमेरिका और यूरोप पैसा डाल रहे हैं पुराने जमाने की आर्मामेंट्स को बना बना करके देने को, राइट? इट्स अ वेस्ट। और यहां पर रशिया इधर इस कैंप में चला जा रहा है चाइना के। तो पहली बात तो है कि अपने इस डैमेज को रोको। भारत को इन्हें ये समझाना है, अव्वल डेफिनेटली ये हमारे इंटरेस्ट है, और हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, हम आप अलग देखते हैं, हम कुछ अलग देखते हैं। अमेरिका ने डायमंड्स बैन कर दिए रशिया से इंपोर्ट करने, राइट, सैंक्शंस में। पर पता है एक कैटेगरी ऑफ डायमंड्स अलाउड है, इंडस्ट्रियल डायमंड्स, जो कि मशीन्स के ड्रिल्स में लगते हैं डायमंड्स, वो अलाउड है। बट डायमंड्स एज सच इज नॉट अलाउड, बट सब कैटेगरी नॉट अलाउड। तो हर देश अपने हिसाब से अपने हित से देख रहा है, तो हम भी वही देख रहे हैं। तो मेन मैसेज ये है, जैसे ये भी है कि जितनी जल्दी हो सके इस वॉर को रोको। अपने को खुद डैमेज कर रहे हो आप और हम मिलके, क्योंकि रूस अगर जितना ज्यादा चाइना के ऑर्बिट में चला गया उतना ज्यादा चाइना पावरफुल हो रहा है, उतनी यूरोप की इकोनॉमीज को धक्का लग रहा है। अभी यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन, रिफ्यूजीज को बैलेंस करोगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां खर्चे होंगे। डॉक्टर श्रीराम छोलिया जी, एक कमेंट में डॉक्टर श्रीराम छोलिया आपका भी लेना चाहती हूँ। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम देखें यूएन में जब भी रशिया यूक्रेन को लेकर वोट हुआ, इंडिया ने एब्सटेन किया। ऐसे टाइम पर जिन कंट्रीज की रेपुटेशन रही कि वो तटस्थ हैं, और हमने देखा फिनलैंड, स्वीडन, टू एन एक्सटेंट स्विट्जरलैंड, उन्होंने अपना स्टैंड बदला, लेकिन भारत अपनी न्यूट्रलिटी का जो स्टैंड था उसे मेंटेन करते हुए, उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से यूरोप जाना, यूरोपियन हेड्स ऑफ स्टेट से मिलना, जिनमें से कई ने भारत के स्टैंड को लेकर क्वेश्चंस भी उठाए हैं, उस लिहाज से कितना अहम प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए? मैं मानता हूं कि हम छुपने वाले नहीं हैं। हमारी जो पोजीशन है
हम उसे साफ जाहिर करेंगे और उसको समझाएंगे। हमारे जो पश्चिमी जो साझेदार हैं, जर्मनी खास तौर पर देखिए, एक तरह से जर्मनी भी तटस्थ रहना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि रूस ने बहुत ही जबरदस्त आक्रमण किया है, इस वजह से उसे भी पक्ष लेना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि दोनों, जर्मनी और भारत, एक तरह से एक मध्यम दृष्टिकोण के देश हैं। हम दोनों अपनी जो विश्व में छवि है, जो स्टैंडिंग हम कहते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों परमानेंट मेंबर्स बनना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो जर्मनी उतना ज्यादा हम पर कोई दबाव नहीं डालने वाला इस विषय पर कि आप रूस के खिलाफ हो जाओ या फिर यहाँ पे जवाबदेही देनी पड़े हमें। तो मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा अपने शीर्षक में, कि इसका हल होना चाहिए और इसमें भारत और जर्मनी मिलकर देखिए कूटनीतिक पहल ले सकते हैं और इस पर मेरे ख्याल से बातचीत भी होगी, क्योंकि हम एक तरह से दोनों ही तटस्थ देश हैं। हालांकि अभी यूरोपीय संघ को अमेरिका ने एक तरह से अपने पक्ष में किया है कि रूस पर मिलकर हम एक दबाव डालें, लेकिन यूरोप बीच में पिस रहा है। जैसे अभी रॉबिन साहब कह रहे थे कि यूरोप में देखिए मुद्रास्फीति वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वहां पे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि भारत और जर्मनी मिलकर, जैसे आपके संवाददाता भी कह रहे थे, कि भारत पर काफी आशाएं हैं, क्योंकि हमारे पास रूस के साथ भी चैनल है और अभी जर्मनी के साथ हमने एनक्रिप्टेड हॉटलाइन बना रखी है उनकी विदेश मंत्रालय और हमारे विदेश मंत्रालय के बीच में। इसका क्या मतलब है? हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं, जिससे कि दोनों मिलकर तीसरे देशों का पर भी असर हो, पूरे प्रांत पर असर हो। सरल भाषा में दर्शकों, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी डॉक्टर श्रीराम। मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल से सिद्धांत हमारे साथ है। सिद्धांत, सबसे पहले तो जो बायलैटरल टॉक्स और प्राइम मिनिस्टर का ये यूरोप टूर, काफी व्यस्त ये है, सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात की जाए आम लोगों की भाषा में, आम लोगों तक, तो क्या राहत की उम्मीद इस टूर से वो कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और जो जर्मन और इंडियन कैबिनेट मेंबर्स हैं वो भी मुलाकात कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोवाल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी उस मुलाकात में इस वक्त मौजूद हैं और फोकस है एनर्जी पे, क्लाइमेट चेंज पे। हमें कुछ घंटों में प्रेस स्टेटमेंट भी होगी जिसमें एक बड़ा फोकस होगा G7 को लेकर, इन्वाइट भारत को न्योता, क्योंकि जर्मनी G7 का चेयर है इस साल और भारत को बुलाना चाहता है, तो इनवाइट एक्सपेक्टेड है। वो बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। पर आज सुबह हमने कलर देखा कैसे इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को वेलकम करा और इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं ब्रांडनबर्ग गेट के सामने एक मिनी इंडिया बना हुआ था। मेरे साथ डायस्पोरा के कुछ लोग आसपास हैं, पर एक शख्स हमारे साथ है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बर्लिन में आए हैं, भव्य स्वागत हुआ, ब्रीफली आप बताएं आपकी क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से? जी, आपका सबसे पहले मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रधानमंत्री, जब मुझे पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे 1-2 दिन पहले पता चला, तो मैं काफ़ी उत्सुक था कि मोदी जी से एक बार उनको देखूंगा। तो आज देखा और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए बढ़िया काम करेंगे और जितनी भी कम्युनिटी हमारी जर्मनी में है, बर्लिन में, चाहे विदेशों में कहीं भी हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम जो भी जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बर्लिन में है, तो उनकी तरफ से भी मैं उनका स्वागत करता हूँ और हम सबको उम्मीद है कि वो भारत के लिए जितने भी लोग बाहर विदेशों में बैठे हैं उनके लिए बढ़िया काम करेंगे और अच्छी अपनी दोस्ती निभाएंगे। तो ये था व्यू डायस्पोरा का। मैं आपको बता दूं कि आज शाम को जब भारत में 10 बजेंगे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ खिताब करेंगे। यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम है डायस्पोरा का, वहां पे जाके प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे और ये पहला डायस्पोरा का एक इवेंट होगा इस 3 यूरोपीय देशों के दौरे में। इसके बाद कोपनहेगन में भी एक ऐसा ही डायस्पोरा का इवेंट है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, हार्ड डिप्लोमेसी भी है और डायस्पोरा के साथ मुलाकात भी है, जो एक कलर भी ला रहा है और बता रहा है कि भारत के यहाँ पे जो लोग हैं कैसे पॉजिटिवली शेप करें जर्मन सोसाइटी को।
बिल्कुल, आपने अभी कहा कि हार्ड डिप्लोमेसी भी है, कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट्स भी हैं। सिद्धांत, अगर दो मुल्कों के बीच कोऑपरेशन के लिहाज से बात की जाए, खासतौर पर जर्मनी की बात यहाँ पर अगर करें, तो जर्मन कंपनीज द्वारा इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस वक्त हैं, वहाँ पर ग्राउंड पर क्या सेंस है? मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर बाद जब प्रेस स्टेटमेंट्स होंगी उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पे बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे और एक ये परमानेंट फिक्सचर रहा है डायस्पोरा से मिलना और बिजनेस लीडर से मिलना, ताकि कहीं ना कहीं भारत में इन्वेस्ट करा जाए, मेक इन इंडिया को लेकर जागरूकता हो, और जर्मनी हो या यूएस हो, ये बड़ा एक मैसेज जरूर होता है प्रधानमंत्री का। तो कुछ ही देर बाद बिजनेस मीटिंग होगी, पर भारत के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है ग्लोबली इन्वेस्टमेंट के लिए। एक भारत एक अच्छी डेस्टिनेशन माना जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यूरोप दौरा हो रहा है, इस वक्त जो शुरू हो गया है, वो तब आ रहा है जब यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट यूरोप में काफी हाई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो जंग के हैं यूरोप में जो हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसका भी इंपैक्ट देखा जा रहा है। तो बहुत सारे इसमें डायमेंशंस है इस पूरी विजिट के अंदर, बहुत सारी फर्स्ट है, यानी पहली बार जो चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री का ये पहला विदेशी दौरा है इस साल, और ये पहली इन पर्सन मीटिंग है नए जर्मन चांसलर के साथ, उनके चांसलर बनने के बाद। और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात होगी, और वो भी पहली ऐसी मुलाकात होगी जब इमैनुअल मैक्रोन एक मेजर विक्ट्री के बाद री इलेक्ट हुए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पे। तो बहुत सारी डायमेंशन है, पर फोकस यही है कि कैसे बिजनेस को लेकर जो बिजनेस लीडरशिप है दोनों देशों की आपस में बातचीत कर सके, और भारत को लेकर और आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट के तहत और इन्वेस्टमेंट आए भारत के अंदर, और भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग जिससे जॉब क्रिएशन हो। सिद्धांत, आप रहिए हमारे साथ, और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को और तस्वीरें भी दिखाएं वहां पर जो लोकल्स हैं उनके बीच वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को लेकर, ग्राउंड पर क्या बज़ है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। लेकिन जल्दी से एक कमेंट जनरल कुलकर्णी मैं आपका चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ हम एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इस विजिट को देख रहे हैं जहाँ रशिया यूक्रेन वॉर, और सिद्धांत ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस, उनकी तरफ से कहा गया कि ये इंडिया के भी इंटरेस्ट में है कि जो लड़ाई है यूक्रेन में उसे रोका जाए। बिल्कुल अदिति जी, इसमें कोई शक नहीं कि आज खासकर जब यूक्रेन के बीच अब इतने दिनों की 2 महीने से ज्यादा हो गए युद्ध चल रहा है, और दोनों देश फ्रांस और जर्मनी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और खासकर फ्रांस अब जब वो अध्यक्षता कर रहा है यूरोपियन यूनियन की, और जर्मनी जिसका अधिकतर जो मैं कहूँगा निर्भर है रशियन गैस के ऊपर और रशियन तेल के ऊपर, उसके मद्देनजर आज दोनों देश, और जिस तरीके से उनको लग रहा है कि भारत की जो नजदीकियां हैं दोनों रूस के साथ और यूक्रेन के साथ, हो सकता है इन नजदीकियों के कारण शायद युद्ध जो है थम जाए, भारत नेतृत्व करे जिससे कि युद्ध थम जाए, जिससे कि पूरे यूरोप में इसका फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। खासकर जिस प्रकार से फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से रायसेना डायलॉग में कहा था कि हम जो आप कितना तेल खरीदते हैं, हम एक दोपहर में हम हमारी जितनी भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो आप एक दोपहर में खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार की जो निर्भरता है, जिस प्रकार से भारत और रूस के संबंध, भारत और यूक्रेन के संबंध है, और जिस प्रकार से फ्रांस और जर्मनी इसके ऊपर निर्भर है, मुझे लगता है खासकर पूरा विश्व आज उस भारत की तरफ देख रहा है, नेतृत्व देख रहा है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने के बाद आज जब सारे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, और विश्व को देखने के लिए भी, और खासकर अपना डायस्पोरा जैसे आप बात कर रहे थे, 10 लाख लोग यूरोप में रहते हैं, जिसमें अधिकतर लोग जर्मनी में रहते हैं, और जो जिस प्रकार से दोनों डिस्कशन 2000 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारी और जर्मनी के बीच, हमारे और फ्रांस के बीच में लगातार जिस प्रकार से मिलिट्री हार्डवेयर हमारे यहाँ मैं उस पॉइंट पर आऊंगी, उस पर वापस आऊंगी जनरल कुलकर्णी, क्योंकि हमने ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फ्रांस जो है वो एक बहुत बड़े रिलायबल पार्टनर के तौर पर भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। वो आर्टिकल 370 से लेकर रफाल भारत को देना हो, कई ऐसे मुद्दे जहां पर जो फ्रांस क्लेम करता है कि वो भारत का सबसे ट्रस्टेड अलाय है, सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है, वो हमने ग्राउंड पर देखा है। मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ है। सिद्धांत, आप ग्राउंड पर हैं, दर्शकों को इन मुद्दों को समझाने के लिए एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखना चाहेंगे बर्लिन में आप जहां पर खड़े हैं, वहां पर लोकल्स में प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट को लेकर वो क्या कह रहे हैं?
देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूं ब्रांडनबर्ग गेट के सामने। ये एक तरफ से बर्लिन और जर्मनी का सिंबल है और यहीं पे थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा एक तरफ से मिनी इंडिया बना हुआ था, इंडियन डायस्पोरा के लोग थे और बिल्कुल इसके सामने जो है प्रधानमंत्री का होटल है। तो डायस्पोरा ये मान रही थी, वो चाहती थी और वो उम्मीद ये कर रही थी कि प्रधानमंत्री शायद उन्हें देख रहे हों और उसके तहत देखा हमने काफी एंथुसियाज्म बढ़ गया था और बल्कि वो बिल्कुल होटल के पास पहुंच गए थे जहां पे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकी डायस्पोरा की। और कहीं ना कहीं बहुत सारे हमने कल्चरल इवेंट्स भी देखे, पर ये जो एरिया है ये एक तरफ से सेंटर ऑफ द सिटी है और यहाँ पर एक मिनी इंडिया बनना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस सिंबल के सामने हमने कल हम शायद बहुत सारे अखबारों में भी ये तस्वीर देखें, इस मॉन्यूमेंट के सामने ये मान लीजिए ये एक इंडिया गेट का काउंटर पार्ट है बर्लिन के अंदर। तो इंडिया गेट के सामने अगर कोई फॉरेन डायस्पोरा इवेंट्स करती है तो अब आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था एक तरफ से इंडिया के कल्चर को बर्लिन के हार्ट में दिखाना कि इंडिया कितना डाइवर्स है और कहीं ना कहीं जो इंडियन डायस्पोरा है कितना पॉजिटिव रोल प्ले करिए। तो ये जो एक रंगारंग कार्यक्रम हमें आज सुबह देखने को मिला वो हम फिर से हमें देखने को मिलेगा आज शाम को, जब डायस्पोरा का दूसरा एक बड़ा इवेंट होगा, एक मोर स्ट्रक्चर्ड इवेंट होगा जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एड्रेस भी करेंगे और कहीं ना कहीं डायस्पोरा से बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ज़्यादातर इंडियंस हैं वो स्टूडेंट्स हैं, पर ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बसना चाहते हैं। यहाँ पे एक जर्मन पॉलिटिशियन से भी मुलाकात हुई थी हमारी जो इंडियन ओरिजिन है, तमिलनाडु से है। तो हम जल्दी मेरे ख्याल से अगले 10 सालों में, अगले 15 सालों में यहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी हम देखेंगे इंडियंस का रोल, जैसे हमने अमेरिका में देखा। तो अमेरिका जो 1970s में था जब स्टूडेंट्स वहां जा रहे थे, भारतीय स्टूडेंट्स, वैसा ही इस वक्त जर्मनी है और अगले 20 से 15 सालों में यहाँ पे पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी आप इंडियंस का नाम सुनेंगे। बिल्कुल, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है सिद्धांत। इन अपडेट्स के लिए, तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे थे वो कलरफुल तस्वीरों के बारे में, तो कह सकते हैं भारत की सॉफ्ट पावर को शोकेस करने का उससे बेहतरीन मौका इंडियन डायस्पोरा के लिए नहीं हो सकता जब इस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहीं पर हो और आपको विदेश में, विदेशी जमीन पर अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को शोकेस करने का मौका मिले, जो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर भी मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोबिंदर सचदेव, जब 1-on-1 की बात की जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी और जर्मन चांसलर के बीच, ये देखते हुए कि एक बड़ा ईरा रहा, मर्कल ईरा रहा और उसके बाद एक तरह से अब ये जो नया एक तरीके का इसे शोल्स ईरा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वहां पर दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री और इंडिया के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या होगा? थैंक यू। आई थिंक ये जो नए चांसलर आए हैं इनको सीधे ऑफिस आते साथ ही इनको हॉट सीट में बैठना पड़ गया, बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। और आप देखिए जर्मनी अनइमेजिनेबल चीजें कर रहा है तेजी से। जर्मनी ने हफ्तों के बीच में अपना डिफेंस बजट 50 बिलियन से बढ़ा के 100 बिलियन कर दिया, जो जर्मनी आज तक कभी नहीं सोच सकता था। तो इसका मतलब जर्मनी भी इस समय लार्ज बेट्स लेने को तैयार है, उसे लग रहा है जरूरी है। इसमें ट्रेड को लेके जो भी बात हो रही थी, मेरे ख्याल से मोदी जी का एक क्लियर कट मैसेज रहेगा बार बार कि देखिए ये वॉर तो आप रशिया की चल रहे हैं, उधर चाइना है, चाइना भी रशिया के कैंप में जा रहा है डिक्टेटोरियल। तो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं और जर्मनी, ये लोग अपना निवेश और अपनी कंपनीज को रीलोकेट करें चाइना से भारत ASAP, जो की बात शुरू हुई थी कोविड के दौरान भी, आपको याद हो, सप्लाई चेन्स को लेकर के, राइट। तो अब वक्त आ गया है जर्मनी को सोचने का कि जर्मनी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें रीलोकेट करने को उनकी सरकार पुश करे। जैसे जापानीज गवर्नमेंट अपनी जापानीज कंपनीज को करीब $2 बिलियन का फंड बनाया जो चाइना से निकलना चाहे, वो बात अलग है, सारी वापस जापान जा रही है। बट इसी तरह जर्मनी फंड बनाए अपनी कंपनीज को कि भाई आप चाइना से निकलो और रीलोकेट करो, इंडिया आओ, इंडोनेशिया भी जाओ, जहां भी जाओ। यूरोपियन यूनियन को अब ये करना पड़ेगा क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन एक सॉलिड ब्लॉक हो गया है अमेरिका के साथ, जिसकी वॉर रशिया से और वही वॉर उसकी पूरी चाइना से है। तो यूरोपियन यूनियन और जर्मनी जो पहले सोचते थे कि हम ना चाइना से ट्रेड भी करते रहेंगे, खासकर जर्मनी, फ्रांस, इटली,
ये देश सोचते थे कि और करते भी थे कि चाइना के साथ हमारा अच्छा ट्रेड चलेगा, हमारी सिक्योरिटी ठीक ठाक है, तो इनको अभी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मोदी जी इस पॉइंट पे डेफिनेटली एम्फसाइज करेंगे, दैट इज वन। सेकेंडली जर्मनी, यस, इंजीनियरिंग दुनिया भर में जानी जाती है। जर्मनी की एक और बड़ी अमेजिंग चीज है जो उनका अप्रेंटिस सिस्टम है, वोकेशनल ट्रेनिंग का। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है जॉब्स की। जर्मनी वगैरह में, हॉलैंड में गिल्ड सिस्टम होते थे पुराने टाइम से, अभी भी हैं कि लोहार है तो उसको अच्छी लोहार की अप्रेंटिस ट्रेनिंग वो आगे रहे। हमें उस तरह की इंजीनियरिंग अप्रेंटिस वोकेशनल ट्रेनिंग को एक्सपैंड करना चाहिए जर्मनी की कोलैबोरेशन से, मेरे ख्याल से, अमंगस्ट अदर थिंग्स। एनर्जी, डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी। जर्मनी ने न्यूक्लियर से नो कर दिया है फुकुशिमा के बाद, तो जर्मनी न्यूक्लियर में बंद करके ग्रीन इकोनॉमी में मेजरली जा रहा है। और इधर भारत भी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड मोर। ठीक, डॉक्टर श्रीराम, जो बहुत सिंपल भाषा में जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें तो वो देख ही रहे हैं, डिप्लोमेसी जाहिर तौर पर, इसका कॉन्टेक्स्ट हम बार बार कह ही रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बैकग्राउंड में इंडिया के लिहाज से बात की जाए तो बड़ा टेक अवे क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जर्मनी एक द्वार है हमारी पूरी जो लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए, क्योंकि जर्मनी यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक अध्यक्ष भी हैं और हम चाहेंगे कि इंडिया EU FTA जो बहुत बड़ा कई वर्षों से अटका पड़ा है उसे आगे लिया जाए। हमने निर्णय लिया है कि दोबारा उस पर निगोशिएशंस होगी अब, तो इसमें जर्मनी का सहारा हमें बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जर्मनी, मान लीजिए 27 देशों का समूह है यूरोपीय संघ, तो उसमें जर्मनी अगर मान लीजिए कोई अड़चने डाल रहा है बीच में, तो फिर उसे हटाने के लिए जर्मनी लाभदायी रहेगा भारत के लिए। तो ये मैसेज भी होगा। और जैसे अभी बताया गया कि जो अक्षय ऊर्जा है इस क्षेत्र में हमारी जो लक्ष्य हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते के हिसाब से, और अभी ग्लासगो में हमने जो नेट न्यूट्रलिटी की बात की है, कार्बन न्यूट्रलिटी, पूरी जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जर्मनी की काफी महारत है और हम ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ से प्रौद्योगिकी का ट्रांसफर चाहेंगे और उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारी जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी है, जर्मनी के जो हमारे जो वहां पे राजदूत हैं हरीश जी, वो कह रहे थे कि एक हाइड्रोजन हब बनने वाला है और उस पर अभी चर्चा चल रहा है कि भारत में एक हाइड्रोजन हब होगा जिसके पीछे पूरी तकनीक और कुछ हद तक फाइनेंसिंग जो है वो जर्मनी की तरफ से आएगा। तो इस तरह से ये एक विकास केंद्रित सामरिक साझेदारी है और भारत की जो मेक इन इंडिया, हमारी जो महत्वाकांक्षी जितनी योजनाएं हैं, ये जो अमृत काल की बात हो रही है अगले 25 वर्षों की, इसमें ये साझेदारी देखिए बहुत, इसमें सनसनीखेज कुछ नहीं है। ये जो निटी ग्रिटी जो हम कहते हैं, इन सबको अगर आप जोड़ लें तो एक बहुत बड़ा एक विकासिक पार्टनरशिप बन सकती, साझेदारी है। और तीसरे देशों की जो बात हो रही है SDGs की इम्प्लीमेंटेशन, इसमें देखिए हम चाहेंगे कि अफ्रीका हो, एशिया के अन्य देशों, उसमें जर्मनी के साथ मिलकर हम तीसरे देश में त्रिकोणीय सहयोग बढ़ाएं। इससे भी देखिए हमारी साख बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि अच्छा, भारत विकसित देशों के साथ मिलकर अन्य विकासशील देशों की मदद कर रहा है। तो इस तरह के जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, जो IGC जो आप कह रहे हैं, अभी जो अनेक मंत्री गए हैं एक साथ, ऐसा किसी अन्य देश के साथ नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि जर्मनी के साथ पूरा फैला हुआ एक विस्तृत साझेदारी है और इसी को हमें आगे लेकर जाना है, क्योंकि इससे हमें बहुत फायदे हैं। जनरल कुलकर्णी, बार बार भारत के रोल की बात की जा रही है जब रशिया यूक्रेन वॉर की बात की जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है, या जिस तरह से यूक्रेन खुद बहुत उम्मीदें इंडिया से करता है और उनके द्वारा कहा भी क्या कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा गया कि आप प्रेसिडेंट पुतिन को इस बारे में कन्विंस करें। तो भारत का इस समय जो ये पूरा ग्लोबल लैंडस्केप है, भारत मिलिटरीली भी और भारत डिप्लोमेटिकली भी जहां पर खड़ा है, उस लिहाज से ये यूरोप का दौरा कैसे देखा जाए? अदिति जी, मैं जरूर कहूंगा कि बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, खासकर आज जब जिस प्रकार से भारत को ऐसे विश्व में माना जाता है कि उसी का एक ऐसा इन्फ्लुएंस है रशिया के ऊपर, और इतना होने के बावजूद भी भारत की न्यूट्रलिटी जो है, उसके बावजूद भी सारे के सारे विश्व के जो देश हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि भारत भी एक ऐसा रोल प्ले करेगा जिससे कि कम से कम यूक्रेन की ये जो लड़ाई है इसको समाप्त करे। और भारत भी चाहता है कि ये लड़ाई समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि इस पे किसी का फायदा नहीं है। अच्छा, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में क्या कोई बड़ा अग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर अभी जर्मनी में है, फिर फ्रांस भी जाएंगे। बिल्कुल अदिति जी, आप देखिएगा हमारी निर्भरता जो थी रशिया के ऊपर तकरीबन 60 से 65% थी, यूक्रेन के ऊपर थी। आप हमारे रिलेशनशिप देखिएगा, चाहे साइबर के ऊपर हो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हो, रेलवे सिक्योरिटी के ऊपर हो, डिजिटाइजेशन के ऊपर हो, इन सब के ऊपर जर्मनी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। फ्रांस जो है वो इंडो पैसिफिक नेशन है, फ्रांस के साथ हमारे बहुत पारंपरिक संबंध रहे सिक्योरिटी के मामले। जैगुआर देखेगा, एंग्लो फ्रेंच एयरक्राफ्ट था, मिराज 2000 देखेगा, रफेल देखेगा। कोविड के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी 36 में से 33 रफेल आ गए। स्कैल्प मिसाइल देखेगा, मिटियोर मिसाइल देखेगा। जिस प्रकार से सबमरीन में, मतलब भारत और फ्रांस के संबंध जो है, फ्रांस के मैक्रोन जो है वो कितनी खुद अपने नेतृत्व से बार बार पुतिन से मिलकर के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से इस युद्ध को समाप्त किया जाए। मुझे लगता है इस सारे पूरे क्षेत्रफल में भारत का जो रोल है बहुत अहम है। और आज की तारीख में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत इस तरीके से किस प्रकार से इतने बढ़िया संबंध रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भी रखे हुए हैं। और चीन के साथ भी वो ये नहीं दिखा रहा है कि हम हमारे संबंध चीन के साथ, हम किसी चीन के बरखिलाफ है, चाहे वॉर को लेकर के हो, इंडो पैसिफिक को लेकर के हो, चाहे रूस के साथ हमारे नजदीकी संबंध हो, सब में भारत की जो नेतृत्वता है, भारत की जो एक भूमिका है, मुझे लगता है उसको देख करके पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। और आज जब युद्ध जो है लग रहा है कि रूस ने काफी कुछ यूक्रेन में जो पाना था पा लिया है, उसके जो मिलिट्री एम्स है तकरीबन वो काबिल करने की कोशिश होगी। डिप्लोमेटिकली अब सोच रहा है रूस कि किस प्रकार से अब इस युद्ध को समाप्त किया जाए। लेकिन भारत का जो रोल है, खासकर भारत बताना चाहेगा कि युद्ध अगर समाप्त करना है तो आप यूक्रेन को इतने हथियार देते रहेंगे तो युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये युद्ध ठीक है। आप भारत के मैसेज की बात कर रहे हैं, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा। जनरल कुलकर्णी रविंद्र सचदेव और डॉक्टर श्रीराम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 दिनों के यूरोप दौरे पर। हर तस्वीर, हर जानकारी और साथ ही विश्लेषण जी न्यूज आगे भी आप तक पहुंचाता रहेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.